आज हम कक्षा 8वीं के सिलेबस में जो अपने विज्ञान की किताब में दिया हुआ है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पुष्प की संरचना को समझना होगा। तो पुष्प की संरचना आप गौर से देखिए। ये पुष्प का हमने एक काट के आपके सामने रखा है। पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे नीचे जिससे हम पुष्प को पकड़ते हैं वो भाग होता है पुष्प वृंत। इसके बाद पुष्प में ये जो हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना है वो कहलाती है बाह्य दल, और सबसे रंगीन और आकर्षक भाग पुष्प का जो है वो कहलाता है दल, और सारे भागों को हम सम्मिलित रूप से बोलेंगे दल पुंज। तो दल और बाह्य दल पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। इसके बाद जब हम पुष्प में बाह्य दल और दल के भीतर की ओर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी तंतुनुमा संरचनाएं दिखाई देती है। इनको हम बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसरों का ये पूरा एक चक्र होता है। इन चक्र को हम बोलेंगे पुमंग। पुंकेसरों के चक्र को बोलते हैं पुमंग। तो पुंकेसर, और उस पुंकेसर के बाद सबसे केंद्रीय भाग में जब हम देखेंगे, पुष्प के केंद्रीय भाग में हमें कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी। उस संरचना का नाम होता है जायांग। इसे हम स्त्री केसर भी कह सकते हैं। तो पुंकेसर और स्त्री केसर या जायांग, ये दोनों ही भाग क्या कहलाते हैं? पुष्प के जनन चक्र। पुंकेसर और जायांग जनन चक्र, दल और बाह्य दल ये दोनों कहलाते हैं सहायक चक्र। तो पुष्प में या पादप में जो लैंगिक जनन की घटना होती है उसके लिए हमें इन दोनों संरचनाओं को समझना होगा। तो आप देखिए कि जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। पुंकेसर का एक भाग कहलाता है पुतंतु। जो ये तंतुनुमा संरचना है, ये तंतुनुमा संरचना कहलाएगी पुतंतु, और इसके ऊपर की ओर स्थित होता है पराग कोश। अब मैं आपको इसका चित्र बताती हूँ कि पुंकेसर कैसा दिखता है। तो बच्चों ये देखिए पुंकेसर का चित्र। ये तंतुनुमा जो भाग है वो कहलाएगा पुतंतु, और इसके ऊपर की ये संरचना कहलाएगी पराग कोश। इस पराग कोश के भीतर भरे हुए होते हैं पराग कण। जब ये परिपक्व होता है तो इसके अंदर से ये कण जैसी संरचनाएं मुक्त होती है, जिन्हें हम बोलते हैं पराग कण। अब स्त्री केसर की संरचना देखें हम, तो स्त्री केसर या जायांग को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपरी वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय। अंडाशय के भीतर होता है बीजांड, और बीजांड के भीतर होती है अंड कोशिका। अब इसका मैं आपको चित्र बताती हूँ कि जो जायांग है वो कैसा दिखता है। जायांग ऐसा दिखता है। सबसे ऊपरी भाग कहलाएगा वर्तिकाग्र। फिर इसके नीचे ये जो संकरा भाग है इसको हम कहेंगे वर्तिका, और सबसे नीचे का ये जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम कहेंगे अंडाशय। अंडाशय के भीतर ये आप देखिए गहरे हरे रंग की जो संरचना बनाई है हमने, तो अंडाशय के भीतरी भाग को हम बोलेंगे बीजांड, और बीजांड के भीतर स्थित होती है अंड कोशिका, जिसे हम मादा युग्मक भी कह सकते हैं। तो पुष्प के ये हमने 2 चक्र समझे हैं, सहायक चक्र और जनन चक्र। इनको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना आती है जिसे हम कहेंगे परागण। तो परागण के लिए आप इस शीट को देखिए। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है कि जब एक ही पौधे पे कोई पुष्प है, उस पुष्प के परागकण, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। ये देखिए आप, ये परागकण है, और ये परागकण जब इसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इस घटना को हम कहेंगे स्वपरागण। और यदि एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तो ये घटना भी क्या होगी? स्वपरागण। एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दूसरे पुष्प में जब परागण की घटना होती है तो इसे हम कहेंगे स्वपरागण। लेकिन यदि एक पादप का एक पुष्प है और उस पुष्प के परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा, जल, वायु या किसी जंतु से या कीट के द्वारा, उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक यदि किसी भी माध्यम के द्वारा परागकण पहुंचते हैं तो ये घटना क्या कहलाएगी? परपरागण। तो आपको समझ आया होगा स्वपरागण और परपरागण की घटना। अब इसके बाद लैंगिक जनन में आता है सबसे इंपॉर्टेंट निषेचन। तो
तो पुष्पीय पादपों में जो निषेचन की घटना है उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि नर जनन भाग, ये देखिए आप, पुष्प का नर जननांग जिसे हम कहते हैं पुंकेसर, भूतंतु और परागकोश। इस परागकोश में क्या भरे होते हैं? परागकण। जब ये परिपक्व हो जाता है तो फट जाता है और इसके अंदर से परागकण मुक्त हो जाते हैं। ये परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा जब पुष्प के मादा जननांग, जिसे हम बोलते हैं स्त्री केसर या जायांग, तो इस जायांग के वर्तिकाग्र नामक भाग तक जब ये परागकण पहुंच जाते हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं परागण। अब ये परागकण यहाँ पहुंचकर क्या करेंगे? ये परागकण यहाँ पहुंचकर अंकुरित हो जाते हैं। आप देखिए ये 1, 2 और 3 संरचनाएं आपको दिख रही है। ये क्या कहलाती है? पराग नलिका। ये नली जैसी संरचना क्या कहलाती है? पराग नलिका। ये पराग नलिका इस वर्तिकाग्र पर अंकुरित होती है, बनती है, और यहाँ से वर्तिका नामक भाग से होते हुए ये प्रवेश करती है बीजांड के भीतर। बीजांड के भीतर ये पराग नलिका प्रवेश करती है। इस पराग नलिका के अंदर क्या स्थित होता है? देखिए आपको एक छोटा सा गोलाकार संरचना दिख रही है, ये है नर केंद्रक। इस नर केंद्रक को हम नर युग्मक भी कह सकते हैं। बीजांड के भीतर स्थित है अंड कोशिका, जिसे हम क्या कहेंगे? मादा युग्मक। तो ये जो नर केंद्रक है, ये नर केंद्रक कहाँ प्रवेश करेगा? इस पराग नलिका के द्वारा अंड कोशिका तक ये प्रवेश करेगा। तो जब ये नर केंद्रक और अंड कोशिका का संयुग्मन हो जाता है तो इस घटना को हम कहेंगे निषेचन की घटना। अब निषेचन के बाद में क्या होता है? देखो, निषेचन के बाद ये जो अंडाशय है, अंडाशय बदल जाता है फल में। अंडाशय से क्या बनता है? फल। बीजांड से क्या बनता है? बीज। और बीज के भीतर क्या होता है? भ्रूण। तो बच्चों, ये थी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया।